हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 का हिंदी व्याकरण से चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो सर्वनाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, दो बैल हैं, एक किसान है और वो खेतों की ओर जा रहा है। तो हरिया एक किसान है। वह प्रातः काल यानी सुबह के समय रोज खेत पर जाता है, वहाँ हल चलाता है। उसके पास दो बैल भी हैं। उसने अपने खेत में खूब परिश्रम किया। उपर्युक्त ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो गद्यांश है, ये जो टुकड़ा है, पैराग्राफ है, में आए सभी रंगीन शब्द, ये जितने भी रंगीन शब्द हैं, वह, उसके, उसने, अपने, ये सब जो बार बार हरिया न लिखना पड़े, इसलिए ऐसे शब्दों को यूज किया गया है। हरिया एक संज्ञा शब्द है और उसके स्थान पर उसके लिए वो सर्वनाम शब्दों का यूज किया गया है। तो ये जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं, तुम, आप, मेरा, तुम्हारा, आपका आदि शब्द भी सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व और नाम से बना है, जिसका अर्थ होता है सबके लिए नाम। यानी ये जो शब्द हैं, ये सबके लिए यूज हो सकते हैं। यानी वो हरिया हो या उसके जगह पर कोई और व्यक्ति हो, कोई भी नाम वाला हो, उसके लिए ये सारे शब्द यूज होंगे, उपयोग में किए जाते हैं। तो बच्चों, एक लाइन में अगर कहा जाए सर्वनाम की परिभाषा, तो इस तरह से है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर किए जाने वाले, जो स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं या सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अगर कोई लड़की या लड़का, दोनों में आप देखो क्रिया के उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। क्रिया से मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ एक पुल्लिंग वाक्य है, इसमें भी मैं सर्वनाम है। और मैं खाना खा रही हूँ एक स्त्रीलिंग वाक्य है, इसमें भी मैं सर्वनाम है। तो इस पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में मैं और मैं ही है, यानी दोनों में एक ही सर्वनाम यूज होगा। इसलिए कहा गया है कि सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। इनका पता कैसे चलता है? तो क्रिया से, जैसे रहा हूँ और रही हूँ। अगर रहा हूँ है तो पुल्लिंग है और रही हूँ है तो स्त्रीलिंग है। तो क्रिया के द्वारा यहाँ दिया गया है, क्रिया से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन या बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन सर्वनाम वाले शब्द देखें। एक वचन सर्वनाम वाले शब्द होते हैं मैं, तू, वह, यह, उसे, इसे। और इनके बहुवचन वाले रूप बदल जाते हैं और बदल कर हो जाते हैं मैं का हम, तू का तुम, वह का वे, यह का ये, उसे का उन्हें और इसे का इन्हें। तो ये बहुवचन वाले रूप हो गए, यानी जहाँ बहुत से लोगों को संबोधित किया जाए तो ऐसे शब्दों से, और अगर कोई एक व्यक्ति है तो ऐसे शब्दों से, ऐसे सर्वनाम शब्द हम यूज करेंगे। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होता है और सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन रूप अलग अलग होते हैं। सर्वनाम के भेद। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे, यानी सर्वनाम कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम 6 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तो 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दूसरा निश्चयवाचक, फिर तीसरा अनिश्चयवाचक, और चौथा संबंधवाचक, और पांचवा प्रश्नवाचक, और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से ये पूरे 6 सर्वनाम हो गए। अब हम बारी बारी से एक एक सर्वनाम के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम में
भी इसके 3 भेद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद इनके भेदों के बारे में जानेंगे। तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बच्चों, अभी बोलने वाले यानी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं, तुम और वह, इस तरह से उसके 3 भेद हो जाएंगे। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग हो गए, मैं, तुम और वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह से इन तीनों भेदों को हम 3 भाग में बांटते हैं और इनके नाम हो गए। सबसे पहले मैं आता है उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले जो हमने कहा कि मैं, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। अब मैं से संबंधित कितने शब्द हो गए, जैसे मैं है, हम, हमने, मेरी, मेरा। तो जो मैंने खुद के लिए संबोधित किया वो सारे उत्तम पुरुष हो गए। और जो तुम्हारे लिए संबोधित होने वाले शब्द होंगे, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तेरी, ये सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और जिसके बारे में बातें होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं यह, वह, वे, उसका, उसकी। ये सारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तम पुरुष पहला जो भेद है उसको हम इस तरह से देखेंगे, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैंने, हमें, इस तरह से। और मध्यम पुरुष क्या है, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम और तुमने। उसके बाद अन्य पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है, किसी और के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए करता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे यह, उसने, इत्यादि। तो बच्चों, ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद और उनकी परिभाषाएं। तो ये थोड़ा बड़ा है, इनको समझना होगा अच्छे से आपको, इसको आप अच्छे से याद कर लोगे। उसके बाद दूसरा जो भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये बहुत इजी है। निश्चय यानी जो निश्चित है, जो पूरी तरह से तय है। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निकट यानी सामने का या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको संकेतवाचक भी कहा जाता है, जैसे ये, वे, इस, उस, इसने, उसने आदि। यानी इसमें कोई डाउट नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट सही सही अनुमान लगाते हैं, सही कहते हैं। जैसे यह खिलौना डॉली का है, पास की वस्तु है, और वह मकान मेरा है, ये दूर की है। तो दूर के लिए हमने वह लगा दिया और सामने के लिए हमने यह लगा दिया। तो ये दोनों ही निश्चित है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई अनिश्चित नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए यह और वह जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें थोड़ा डाउट रहता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में निश्चित रूप से कुछ पता ना हो, डाउट हो आपको, तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उनके लिए ऐसे शब्दों का यूज होता है जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। दिल्ली से कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है ये पूरी तरह से पक्के तौर पर आपको पता नहीं है, पर कोई तो आ रहा है। तो ये जो कोई है वो अनिश्चित हो गया। दूध में कुछ पड़ गया, क्या पड़ गया है ये आपको पता नहीं, पर कुछ तो पड़ा है। तो ये जो हो गया निश्चित हो गया। तो इस तरह से आपको जब किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरह से सही सही जानकारी नहीं होती है, निश्चित जानकारी नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं होता है, तो वैसे वाक्यों में यूज होने वाले ऐसे शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद जो आता है चौथा भेद, वो है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जिसमें हम रिलेशन बताते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ
उनका संबंध स्थापित होता है, उनका संबंध बनता है, दिखाया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरे संज्ञा या दूसरे उपवाक्य के साथ उसका संबंध जोड़ने के लिए जो, सो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी आदि शब्दों का यूज होता है, जिससे एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण आप देख रहे हैं, वह कौन है जो खड़ा होकर खा रहा है। यहाँ वह और जो दोनों इन दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। उसके बाद जो खड़ा है वह मेरा भाई है। इस तरह से जो और वह को जोड़ा गया है। या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी, फिर जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो ये में इस तरह से जो और वह, ये सब जो हैं ये वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही इसके अर्थ का पता चलता है। प्रश्न करने वाले शब्द, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए यूज किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे कोई सवाल उठे उसे हम प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि कैसे, क्यों, कौन, किसे, किसने, उसके बाद किस लिए आदि यूज करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पर कहाँ शब्द लगने से ये वाक्य जो है प्रश्न बन गया और इसलिए इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। उसी तरह से क्या वह दुबला पतला है। यहाँ पर क्या जो शब्द है सर्वनाम शब्द, इससे यह भी इसमें भी सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद छठा और अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम, यानी जो खुद के लिए हम यूज करते हैं, स्वयं के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक इसकी परिभाषा इस तरह से है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता हो, अर्थात जिससे अपनेपन का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप ही, स्वयं ही आदि। जैसे आप यहाँ उदाहरण के तौर पे देखें, वह अपने आप आया और चला गया। अपना काम स्वयं करना चाहिए। या फिर मैं खुद से अपना सारा काम करता हूँ, मैंने खुद से होमवर्क बना लिया, मैं स्वयं ही चला जाऊँगा। तो इस तरह से ये जितने भी शब्द हैं ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं। सर्वनाम दो लिंगों में समान रहता है। सर्वनाम के वचन रूप इस प्रकार के हैं। इसके वचन के भी रूप हैं, जैसे मैं, मैंने, वह, यह, मुझे, मेरा, उसे आदि शब्द एक वचन के अंतर्गत आते हैं। और बाकी इसके जो बहुवचन वाले रूप, जो मैंने पहले भी आपको इस पाठ में बताया कि हम, वे, ये, हमें, तुम्हें, इन्हें, उन्हें आदि, ये सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बताए गए सर्वनामों के अलावा एक और सर्वनाम है जिसे संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है, जिसका उल्लेख ऊपर के पाठ में नहीं दिया गया है। सभी सर्वनामों से इसकी भिन्नता है, यानी अलग है ये, क्योंकि इसमें एक सर्वनाम शब्द न होकर एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। जैसे एक साथ दो सर्वनामों को अगर हम बोलें, एक साथ दो सर्वनाम यूज करें तो वो संयुक्त सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कोई, जो, कोई, अब जो भी सर्वनाम है और कोई भी सर्वनाम है। या फिर सब, कोई, हर कोई और, कुछ एक, सब कुछ, कुछ और कुछ। तो ये देख रहे हैं आप, हर जगह दो दो सर्वनामों को एक साथ कहा गया है, इसलिए इन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा जाएगा। तो ये थी कुछ विशेष बातें जिन पर भी आपको ध्यान देना है और इनको भी आपको याद करना है, समझना है। बाकी एक्सरसाइज जो हैं उनको आप बारी बारी से ध्यानपूर्वक बनाएंगे। ये पाठ की सहायता से आप करेंगे, पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आराम से इन्हें बना सकते हैं, जो बहुत ही इजी है। धन्यवाद।